नमस्कार मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से। और दोस्तों, ये हमारा ज्योग्राफी का सेशन है जो डेली 9 बजे के लिए मैंने बोला था। तो दोस्तों, इस सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, 2 क्लास हमारी हो चुकी है। जिन्होंने 2 क्लास नहीं ली है, प्लेलिस्ट में जाके वो 2 क्लास देख लीजिएगा। और दोस्तों, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को देखने के साथ साथ आप मैप बुक है वो मैप को साथ लेके बैठे। इसके साथ साथ एक खाली नोटबुक ले, जिसके अंतर्गत दोस्तों जितने भी फैक्ट नए बताए जा रहे हैं उस नए फैक्ट को आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। दूसरी बात दोस्तों, रीट है, पटवार है, पुलिस है, इसके लिए काफी बाजार में सुर्खियां बनी जा रही है। ये एग्जाम आपके बहुत जल्द हो सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही प्यार से जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट को याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों, जितने भी आपसे हो सके एमसीक्यू सेशन है उसको प्रैक्टिस किया करें। चलिए, ये बात हो गई। अब दोस्तों, जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से साथ जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये सेशन। और कल की क्लास में जो नेटवर्क की इश्यू की वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उस क्लास को भी थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये चीज़ें आपको वैसे ही पता है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ और 12 बजे डेली मेरी क्लास चलती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्या सिलेबस हम कवर करने वाले हैं इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी। और दोस्तों, इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, मेरे जो भी नोट्स है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, पीडीएफ के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इस नाम से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, सर्च करके वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। और दोस्तों, जहां पर वहां पर आपको डेली 3 या 4 जो भी 3 या 4 सवाल दिए जाते हैं एमसीक्यूज का टेलीग्राम पर, उसको भी आप किया करें। उसके अलावा दोस्तों, यूट्यूब की जो कम्युनिटी टैब है वहां पर भी आपको जो भी पोस्ट मिलता है उस पोस्ट को देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़िए उस चैनल में, ताकि सबको क्या बेनिफिट मिल सके, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हमारे स्टूडेंट है वो हमारे लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप भारत की अवस्थिति और जो इसका नामकरण है किस प्रकार से किया है इस पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की अवस्थिति के बारे में बात करें दोस्तों, बात हमारे भारत की अवस्थिति की 2 प्रकार से होती है, जैसा कि मैंने पहले पिछले वाले सेशन में भी बात की थी। दोस्तों, एक तो एशिया के अनुसार भारत की स्थिति है, वो दक्षिण एशियाई देश है। और दोस्तों, कंप्लीट हम बात करें गोलार्ध की, तो दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। वहीं दोस्तों, ग्लोब ग्लोब वैसे दोस्तों कुछ नहीं है। विश्व के अलग अलग जो ज्योग्राफिकल नॉलेज वाले बंदे हैं या फिर जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया है, जिस मॉडल के अनुसार पृथ्वी के आकार को या पृथ्वी पर स्थिति को समझने के लिए आसानी हो, इसके लिए जो मॉडल तैयार किया गया है उस मॉडल को ही ग्लोब कहा जाता है। और वैसे आप विश्व भी बोले तो भी चलता है, विश्व मानचित्र या ग्लोब के अंतर्गत जो भी स्थिति होती है वो सेम रहती है। तो भारत को दोस्तों क्या बताया जाता है कि यहाँ से आप देख सकते हो सीधा सा दोस्तों, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उस देश को भारत कहा जाता है। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। पहली क्लास में यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ देखिए, भारत एक उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। ग्लोब के अनुसार बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत की जो स्थिति है सम अराउंड यहाँ पर भारत की स्थिति है। चलिए, मैं मैप के अनुसार आपको डिजाइन करके बता देता हूँ। ये जो भारत है, ये भारत की स्थिति है। यहाँ पर दोस्तों भारत की स्थिति आती है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। तो भारत की स्थिति ग्लोब के अनुसार क्या हो गई? उत्तर पूर्व के अंतर्गत भारत की स्थिति रहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में एशिया के अनुसार, ये भी दोनों फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात कर ली थी मैंने। एशिया का मानचित्र आपके सामने बिल्कुल बीचों बीच से आपको इसको डिवाइड करोगे, गोलार्ध में डिवाइड करोगे, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। तो भारत हमारा यहाँ पर है दोस्तों। ये स्थिति क्या होगी? पश्चिम दक्षिण एशिया के अंतर्गत है। किसमें दोस्तों? एशिया के अंतर्गत है। भारत की बात करें तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? ये दोस्तों पश्चिम दक्षिण गोलार्ध में रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसमें ये सवाल पूछा गया है। वैसे सभी को पता है भारत एक दक्षिण एशियाई देश के रूप में जाना जाता है। तो गलती नहीं करना दोस्तों, ये टेलीग्राम में भी मैंने सवाल दिया था। इसी के अनुसार भारत की जो आकृति है, भारत का जो आकार है, भारत का जो शेप है, वो एक चतुष्कोणीय है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, उत्तर वाले को एक कॉर्नर, दक्षिण वाले को सेकंड कॉर्नर,
और पश्चिम वाले को तीसरा कॉर्नर और पूर्व वाले को चौथा कॉर्नर मानते हैं। तो इन चारों कॉर्नर को सीधी लाइन से मिलाएंगे तो भारत की जो आकृति है एक प्रकार से इस प्रकार से नजर आती है जैसे कि एक चतुष्कोण का निर्माण कर रहा हूँ। ये चीजें दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से कर ली है, आज बस मैं हल्का सा बता रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद में हमारी जो ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से जो हमारे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इस भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर अंडमान और निकोबार का हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी जो दूरी है वो दूरी 876 किलोमीटर पड़ती है। ये भी चीज दोस्तों हमने पढ़ ली थी, तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, बाद में देख लेना, नहीं तो अपने नोट्स में लिख लेना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि भारत की जलवायु किस प्रकार से पाई जानी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बीचों बीच से हमारे क्या है कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जो उत्तरी अक्षांश है नॉर्थ लैटिट्यूड है वो गुजरता है। तो ऊपर वाले भाग में क्या होना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हिमालय से जो उत्तर से साइबेरियन पहुंच आती है उसको टकरा के अवरोधक के रूप में कार्य करती है, तो यहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है जलवायु। और इस प्रकार से ओवरऑल भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। भारत के विस्तार के बारे में भी दोस्तों हमने बात कर ली थी। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, मेनलैंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार है अक्षांशीय। वहीं देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का क्या है देशांतरीय विस्तार है। इस प्रकार से हमने बात कर ली। और दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो दोस्तों भारत की जो स्थिति है लगभग यहाँ है। तो देशांतर जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं दोस्तों, पूर्व की ओर जाते हैं, तो देशांतरों के बीच की क्या होती है दूरी कम हो जाती है। इनके बीच की दूरी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्रुवों पर जैसे जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे उत्तर में जाते हैं इनके बीच में जो भूमध्य रेखा वहां पर इनके बीच की मैक्सिमम दूरी होती है 111 किलोमीटर, और जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे वहां पर दूरी क्या हो जाती है लगभग 0 जीरो जो है बीच की दूरी रहती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का जो अंतर है लगभग 30 डिग्री अक्षांश और देशांतरीय अंतर है। जबकि हम बात करेंगे भारत की लंबाई और चौड़ाई की, उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। उस अंतर रहने का कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों देशांतर के बीच की जो दूरी है वो रहती है 29 से 33 किलोमीटर, जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों सेम रहती है। चाहे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक ऊपर जाओ, चाहे नॉर्थ में जाओ चाहे साउथ में जाओ, इनके बीच की दूरी फिक्स रहती है, लगभग 111 किलोमीटर है वो इनके बीच की दूरी रहती है। तो चलिए दोस्तों ये भी फैक्ट याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो है 32-14 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम जो दूरी है वो है 29-33 किलोमीटर। दोस्तों सीधा बहुत से एग्जाम में सीधा यहाँ से पूछा जाता है भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है वो क्या है, ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों कंफ्यूजन ये रहता है कि ज्यादा कौन सी है और कम कौन सी है, उसके लिए ग्लोब के अनुसार याद रखिएगा। जैसे ऊपर जाते हैं तो ये वाली जो होती है दोस्तों ये क्या होती है हमारी चौड़ाई होती है, ये दोस्तों पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है। तो इसके बीच की दूरी क्या है, जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो बीच की दूरी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो याद रखिएगा कम कौन सा होगा 29-33 होगा पूर्व से पश्चिम। चलिए दोस्तों जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ये। और जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है गुड इवनिंग करके मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप भी एक्टिव हो गए, बिल्कुल एक्टिव मोड में आप क्लास ले रहे हो, इस प्रकार से फील होना चाहिए। क्लास को एंजॉय कीजिए ज्यादा से ज्यादा। दूरस्थ बिंदुओं के बारे में भी मैंने चर्चा कर ली दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला नीचे वाला पॉइंट याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है और भारत का दक्षिणतम बिंदु के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो देशांतरीय अक्षांशीय जो विस्तार है ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो द्वीपीय भूमि है उसका देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय जो विस्तार है वो है 6 डिग्री और 45 मिनट, जबकि मेनलैंड का जो विस्तार है वो दोस्तों कितना था 8 डिग्री और 4 मिनट, ये याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, कल भी हमारे ज्योतिषना जी ने पूछा था सवाल या एक स्टूडेंट ने पूछा था कितने स्टेट से होकर गुजरती है दोस्तों, इन 8 स्टेट से होकर जो हमारी कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इंपॉर्टेंट बात ये बनती है ये दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले हैं, त्रिपुरा यहाँ पर है और नीचे यहाँ पर है वो है मिजोरम, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इन दो स्टेट से क्या है नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है वो दो स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा क्या है दोस्तों, इंपोर्टेंट जो हमारे लैटिट्यूड है दोस्तों, ग्लोब को समझने के लिए कुछ रेखाएं खींची गई है इंपोर्टेंट,
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। वही 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा है उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी मैंने कल बता दिया था दोस्तों कौन से 8 स्टेट है जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है। इनके बारे में भी बात कर ली थी हमने दोस्तों। अब प्राइम मेरिडियन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। कल हमारी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रही थी, कल हमने यहाँ पर बात की थी दोस्तों। क्या हुआ, 22 अक्टूबर 1884 में क्या होता है, वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग होती है, सम्मेलन बुलाया जाता है और विश्व के जितने भी देश हैं उनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समय, उस अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए ये मीटिंग होती है। और दोस्तों इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच, और ग्रीनविच नामक स्थान की एक रॉयल वेधशाला है। क्या नाम है दोस्तों, रॉयल वेधशाला। इस रॉयल वेधशाला से जो देशांतरी रेखा गुजरती है उस देशांतरी रेखा को प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो, देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पर है सूर्य, यहाँ पर कल भी मैंने बताया था ये सूर्य है और ये है पृथ्वी। तो दोस्तों ये पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, 24 घंटे में ये क्या करती है, अपना घूर्णन पूरा करती है। तो दोस्तों जो 12 घंटे में ये वाला फेस है वो सूर्य के सामने रहता है, तो वहां पर क्या होता है, दिन होता है, और इधर वाले क्षेत्र पे क्या होता है, नाइट होती है। उसी प्रकार से दोस्तों 12 घंटे के बाद में ये घूमते घूमते इधर वाला जो फेस है वो सामने आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, बाकी जगह रात हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो टोटल रोटेशन होता है वो रोटेशन होता है 360 डिग्री का, और कितने समय में होता है, 24 घंटे में ये रोटेशन होता है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि 1 घंटे में कितना रोटेशन होता है। तो दोस्तों 1 घंटे के अंतर्गत 15 डिग्री घूर्णन है, पृथ्वी अपने 15 डिग्री है वो इस प्रकार से घूम जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, एक जो मिनट है उस 1 मिनट में हम देखें तो कितना घूमता है। वहां से देखिए दोस्तों 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और यहाँ पर 15 डिग्री, तो यहाँ पे जैसे इसका भाग देंगे तो 60/15, तो 1 डिग्री का घूर्णन में कितना मिनट लगा दोस्तों, 15 चौक 60, तो 4 मिनट का समय लगता है। कितने में, 1 मिनट के घूर्णन में 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों इसका जो आगे वाला टाइम है उसको तो प्लस माना जाता है। यहाँ पर जैसे कि 12 बजे, तो यहाँ पर आगे वाले पे क्या, जैसे ही हम 15 डिग्री आगे घूमेंगे तो यहाँ पर जैसे 15 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होगा वहां पर क्या होगा, समय 12 के बाद में 1 बज जाएगा। जबकि इधर जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम 15 डिग्री इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 11 बजेंगे। इस प्रकार से दोस्तों इधर वाला समय तो माइनस में चलता है और इधर वाला समय प्लस में चलता है। और भारत की जो मानक समय रेखा है उसको 82.5 डिग्री माना जाता है। तो दोस्तों 82.5 में 15 का भाग देंगे, आप निकाल सकते हो, तो 15 का भाग देंगे तो ये जो समय है 5.5 घंटे, जो भारत का समय अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो दोस्तों क्रिकेट मैच देखते हो वहां से शायद आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो घड़ी है उसमें, घड़ी में या न्यूज में आता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 60+ जो टाइम है वो देखिए इस प्रकार से बताया जाता है, 5.5 घंटे आगे इस प्रकार से बताया जाता है। ये बताने का कारण है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय समय है वो रॉयल वेधशाला पे जो रेखा गुजरती है 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में जो मीटिंग हुई थी अमेरिका में, उसमें निर्धारित किया गया था कि इन देशों से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को क्या मानेगा, प्राइम मेरिडियन मानेगा। जो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है उसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करता है। वापस मैंने समझा दिया, कल क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। उसके बाद में दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेता हूँ, ये भी मैंने कल बता दिया था। दोस्तों स्थानीय समय रेखा है वो हमारे भारत की है 82.5 डिग्री, यहाँ से और यहाँ से दोस्तों भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र से लेके पूर्वी क्षेत्र के बीच में, तो बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से इसको जाना जाता है। 82.5 डिग्री ये रेखा है दोस्तों, पूर्वी देशांतर याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से जैसे ही इधर आएंगे तो दोस्तों इसमें आप 15 का भाग दोगे तो हमारे पास टाइम आएगा 5.5 घंटे। इसलिए दोस्तों ये 5.5 घंटे जो भारत का स्थानीय मानक समय है वो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। अब देखिए दोस्तों ये जो रेखा है वो यहाँ पर मिर्जापुर, इलाहाबाद का एक स्थान है मिर्जापुर, और मिर्जापुर का जो एक जगह है जिसका नाम है नैनी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भी एक बार आरपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया है, भारत का स्थानीय मानक समय रेखा है वो किस स्थान से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये नैनी नामक जो स्थान है इस नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो स्टेट की बात करें कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। दोस्तों शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए तभी मजा आएगा। तो ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे यूपी आता है,
फिर 2 नंबर पे एमपी आता है, यहाँ पे एमपी का पार्ट है। 3 नंबर पे यहाँ पे देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का पार्ट आता है। 4 नंबर पे यहाँ पे उड़ीसा और 5 नंबर पे क्या आता है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हो। और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, तेलंगाना अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भारत की स्थानीय मानक समय रेखा है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है, 5 स्टेट से होकर गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, समय गणना का भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार से समय गणना की जाती है ये भी मैंने बता दिया। 0 डिग्री इस प्रकार से पृथ्वी के इधर जाएंगे तो समय प्लस होगा और इधर जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। जनसंख्या वाले देशों की बात करें, सबसे बड़े विश्व में जनसंख्या वाले कंट्री कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देख सकते हो। जापान मेरा 10वें नंबर पर है, रशिया 9 नंबर पे है, बांग्लादेश 8 पे है, नाइजीरिया 7 पर है। याद रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में एक बहुत ही प्यारा सा फैक्ट बनता है। अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है तो वो देश है मेरा नाइजीरिया। 6 नंबर पर आता है पाकिस्तान, 5 नंबर पर आता है ब्राजील। याद रखिएगा दोस्तों, पॉपुलेशन और एरिया दोनों के अकॉर्डिंग 5 नंबर पर विश्व में जो स्थान है उसका स्थान आता है ब्राजील का। 4 नंबर पर आता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बारे में भी एक बहुत ही प्यारा सा फैक्ट बनता है दोस्तों। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जो देश है उस देश का नाम आता है इंडोनेशिया। 3 पर आता है यूएसए, 2 पर आता है हमारा प्यारा सा भारत, और 1 पर आता है हमारा चाइना। मैप के माध्यम से देखिएगा दोस्तों, कल भी मैंने मैप दिखाया था आपको। इस मैप के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो कि विश्व के जो 10 टॉप पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ से देख सकते हो पॉपुलेशन वाले कंट्रीज है, लार्जेस्ट 10 टॉप कंट्रीज है। उसमें 1 नंबर पर चाइना, 2 नंबर पर इंडिया, 3 नंबर पर दोस्तों हमारा यूएसए आता है, 4 नंबर पे दोस्तों हमारा ये जो द्वीपीय समूह है इंडोनेशिया, जावा सुमात्रा, यहाँ पर काफी द्वीप समूह है जिसे इंडोनेशिया के नाम से सम्मिलित रूप से जाना जाता है। 5 नंबर पे आता है दोस्तों ब्राजील। 6 नंबर पर हमारे बीच में आता है पाकिस्तान, हमारे भारत के पास में पड़ोसी देश है। उसके बाद में 7 नंबर पर आता है ये अफ्रीकन देश, अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया, 7 नंबर पर आता है विश्व में। 8 पर आता है दोस्तों यहाँ पर हमारा बांग्लादेश, 9 पर आता है दोस्तों हमारा रशिया, और 10 पे हमारा प्यारा सा जापान जो कंट्री है वो 10 टॉप जो पॉपुलेटेड कंट्री है उसमें 10वां स्थान किसका आता है, हमारा जापान का आता है। याद रखिएगा दोस्तों, जबकि अपने को तो भारत का याद रखना, भारत की जनसंख्या क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ जनसंख्या है। वही दोस्तों विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5% है वो भारत में जनसंख्या निवास करती है। याद रखिएगा दोस्तों, कल भी मैंने ये पॉइंट बताया था, ये पॉइंट मैंने वापस कवर करवा दिया आपका। और कल भी मैंने बताया था 121 करोड़ जनसंख्या जो विश्व में सेकंड प्लेस रखती है, वही विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है, ये भी चीज देखी थी। अब क्षेत्रफल के अनुसार जो फैक्ट बनते हैं उसमें देखते हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार 10 टॉप जो कंट्रीज है उसके बारे में देखिए दोस्तों। पहला नंबर आता है रशिया का, दूसरा कनाडा का, तीसरा यूएसए का, चौथा आता है हमारा चाइना का, 5वां नंबर, जैसे कि दोस्तों पॉपुलेशन में भी 5वां नंबर आता है वो ब्राजील का आता है, और एरिया के अनुसार भी 5वां नंबर है ब्राजील का आता है। साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज है उसके रूप में इसको जाना जाता है। 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पर हमारा प्यारा सा भारत आता है जिसका दोस्तों विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार 2.42% है विश्व के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में याद रखिएगा दोस्तों 8 नंबर पर आता है अर्जेंटीना, 9 पर आता है हमारा कजाकिस्तान, और 10 पर आता है हमारा अल्जीरिया। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में मैप लेके आता हूँ। विश्व मैप के अनुसार जो पॉपुलेट हमारे सबसे ज्यादा एरिया वाइज कंट्री है उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल है वो आप यहाँ से याद कर सकते हो। जबकि आपको क्षेत्रफल, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया का क्षेत्रफल याद रखना है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है, बाकी सबका आपको क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा ये स्क्वायर मील्स में दिया गया है, जबकि हम भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों जो हम बताते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो बताते हैं वो किलोमीटर में बताते हैं 32,87,263 जो वर्ग किलोमीटर है वो क्षेत्रफल हम किस में बताते हैं, वर्ग किलोमीटर में बताते हैं। जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है उसकी यूनिट क्या है, स्क्वायर मील्स में ये दिया हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, स्क्वायर मील्स में क्षेत्रफल ये होता है, जबकि वर्ग किलोमीटर में देखें तो 32,87,263 हमारे भारत का क्षेत्रफल है। देखिए दोस्तों, 1 नंबर पर आता है हमारा रशिया, 2 नंबर पर आता है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर कनाडा, 3 नंबर पे आता है हमारा यूएसए, 4 नंबर पे आता है हमारा चाइना, 5 नंबर पर हमारा आता है ब्राजील। मैप के साथ साथ देखते जाइए दोस्तों,
5 पर आता है ब्राजील, 6 पर आता है हमारा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, 7 पर हमारा प्यारा सा भारत, जो दोस्तों विश्व के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल कितना है, 2.42% विश्व के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल है। जल्दी से क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और पीडीएफ नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। और डेली 12 बजे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अनअकैडमी पर मेरी 12 बजे क्लास होती है, तो उस क्लास को भी आप रेगुलर क्लास को लीजिए, तभी मजा आएगा। पढ़ाई एक तपस्या, आप रेगुलर इसको करोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। बाकी तो दोस्तों नोट्स को बार बार कितने भी 1000 बार पढ़ो, कोई मतलब नहीं निकलता है। उसके बाद में 8 नंबर पर आता है दोस्तों, याद रखिएगा 8 नंबर पर आता है अर्जेंटीना यहाँ पर, और 9 नंबर पर हमारा देश आता है कजाकिस्तान यहाँ पर, और 10 नंबर पर जो हमारे लार्जेस्ट एरिया के अनुसार अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है एरिया के अनुसार, वो है अर्जेंटीना। और दोस्तों जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर आता है जिसका नाम है नाइजीरिया। याद रखिएगा दोस्तों, नाइजीरिया जनसंख्या के अनुसार अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, वहीं क्षेत्रफल के अनुसार ये जो अल्जीरिया है वो सबसे बड़ा देश माना जाता है। यहाँ तक दोस्तों लगभग ठीक ठाक हमने कल डिस्कस कर लिया था, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज की जो क्लास है उसको वापस में अच्छे से और थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बताता हूँ। वाकई में जो आज की क्लास है वो हमारी अब स्टार्ट होती है यहाँ से। अब देखिए सीमाओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे भारत का जो नक्शा है, भारत के नक्शे के अनुसार ये देखिए ये हमारी टोटल क्या है, सीमा है। तो इसमें दोस्तों इस पॉइंट से यहाँ पर एक एरिया आता है दोस्तों, ये आता है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर दोस्तों इसे नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो क्षेत्र है दोस्तों इसे सर्क्रिक के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों पाकिस्तान, इधर से पाकिस्तान इस पर दावा ठोकता है कि यह क्षेत्र पाक का है। एक जवारिये एस्चुरीज के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ज्वारीय नदबुक के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। और जबकि भारत कहता है इस क्षेत्र पर अधिकार मेरा है। लगभग 96 किलोमीटर ये क्षेत्र है, इसका विस्तार माना जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जा सकता है, सर्क्रिक विवाद किन देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर्क्रिक क्षेत्र का विवाद है। 24 डिग्री अक्षांश पर ये स्थित है। हमारे जो गुजरात है उस गुजरात के पश्चिमी जो तट है वहां पर ये स्थित है। लगभग 96 किलोमीटर जो सीमा है, इस सीमा का इसे सर्क्रिक के नाम से विवाद बना हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद में स्थलीय सीमा के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ से जो गुजरात से लेके ये जो सीमा है दोस्तों हमारा ये जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक की जो सीमा है इसे कहा जाता है स्थलीय सीमा। इस स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। वही दोस्तों यहाँ से तटीय जो सीमा है गुजरात से लेके ये जो नीचे वाली सीमा बनती है वेस्ट बंगाल से, ये जो सीमा है इसे कहते हैं तटीय सीमा, कोस्टल एरिया, कोस्टल बाउंड्रीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो टोटल लंबाई है हमारी 7,516। इसमें दोस्तों हमारे अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप वाले जो है इसको भी मिलाया गया है। वही दोस्तों हम केवल और केवल हम मुख्य भूभाग मेन लैंड पार्ट की बात करें तो इसकी जो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन लैंड है वो है गुजरात से लेके यहाँ से स्टार्ट होके ये वाला जो पार्ट है, एक बार क्लियर करके मैं वापस से अच्छे से इसको बना देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। चलिए दोस्तों यहाँ से देखिए ये जो गुजरात वाला ये वाला पोर्ट है, यहाँ से देखिए ये थोड़ा कट मुड़ा हुआ सा है इस प्रकार से। इस वाले एरिया को आप देखोगे दोस्तों यहाँ से, तो ये जो लंबाई है वो रहती है आपकी 6,100 किलोमीटर। वही दोस्तों इसमें लक्षद्वीप की जो सीमा है उसकी और अंडमान निकोबार इन टोटल की मिला देते हैं, तो भारत की जो सीमा है उस सीमा में कितना सीमा हो जाती है भारत की, 7,516.6 किलोमीटर भारत की क्या है, सीमा है, तटीय सीमा है। वही दोस्तों स्थलीय सीमा और तटीय सीमा इन दोनों को मिला दी जाए तो भारत की कुल जो सीमा है वो है दोस्तों 22,716.6 किलोमीटर भारत की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, या फिर जो टोटल कुल सीमा है उस सीमा का निर्माण किया जाता है। तो वो है दोस्तों यहाँ से देखिए ये टोटल भारत का यहाँ से लेके ये जो टोटल सीमा है उस टोटल सीमा का निर्माण कितना होता है, 22,716.6 किलोमीटर भारत की सीमा का विस्तार माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है मैंने जो बताए हैं उसी पॉइंट को रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको बाद में याद करने में थोड़ी सी आसानी रहे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ ये जो पॉइंट है वो याद रख लीजिएगा दोस्तों। एक ये 6,100 किलोमीटर है, वही 7,516 किलोमीटर है स्थलीय सीमा ये। ओवरऑल जो भारत की सीमा है वो 22,716.6 किलोमीटर भारत की सीमा का निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए अब तटीय सीमा के बारे में देखिए,
भारत की जो तटीय सीमा है उसमें सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है, सबसे कम तटीय सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है, और इन तटीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, गुजरात है, उस गुजरात की जो तटीय सीमा, उस तटीय सीमा की जो लंबाई है वो सर्वाधिक है, मैक्सिमम है। और उसी के बाद में 2 नंबर पे जो स्थान आता है वो आता है आंध्र प्रदेश का, 3 नंबर पे आता है वो आता है तमिलनाडु का। ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये सीमा है गुजरात की कुछ इस प्रकार से, इसलिए दोस्तों ये जो इस प्रकार से मोड़ी हुई सीमा है, इसकी वजह से जो मैक्सिमम जो सीमा का निर्माण है, वो तटीय सीमा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गुजरात के द्वारा किया जाता है। उसके बाद मैप के जरिए भी बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहाँ पर सबसे कम तटीय सीमा की बात करें स्टेट के रूप में, गोवा की सबसे कम तटीय सीमा है, जो दोस्तों यहाँ पर गोवा की स्थिति है। पोंदुचेरी की बात करें दोस्तों, इसके द्वारा हमारे यनम, पोंदुचेरी, कोरेकल और माहे, इनके द्वारा जो भूमि है, इस भूमि को मिला के जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, उस यूनियन टेरिटरी को क्या कहा जाता है, पोंदुचेरी कहा जाता है। पॉलिटी के सेक्शन के अनुसार एक अच्छी चीज बनती है, यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली के बाद में जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, उस यूनियन टेरिटरी में कहीं विधानसभा है, तो वो विधानसभा कहाँ पर है, पांडुचेरी में विधानसभा है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसके दोस्तों यहाँ पर हमारे आंध्र प्रदेश में यमन आता है, वहीं यहाँ पर हमारा पोंदुचेरी आता है, यहाँ नीचे कारेकल आता है तमिलनाडु में, और यहाँ पर हमारा जो केरल वाला बॉर्डर है, उस केरल वाले बॉर्डर में माहे आता है। तो इस प्रकार से जो विस्तार है, वो विस्तार टोटल पोंदुचेरी का है। और दोस्तों तटीय सीमा है उसका सेकंड नंबर पे तटीय सीमा सबसे कम सेकंड नंबर पे आता है, और 1 नंबर पे सबसे कम सीमा बनाने वाला आता है हमारा गोवा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए मैप के जरिए थोड़ा सा बता देता हूँ, इसे किस किस नामों से इस तटीय क्षेत्रों को जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। साथ साथ में लिखते जाइएगा दोस्तों, लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, तभी इसका फायदा होगा, अदरवाइज चीजें भूल जाओगे, बार बार वीडियो देखते जाओगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये गुजरात वाला ये जो तट है, इस तट को कच्छ का जो तट है, कच्छ तट के नाम से जाना जाता है। वही दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इसको काटियावाड़ तट के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये गुजरात वाला ये वाला जो पार्ट है, इसको गुजरात प्लेन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, गुजरात के मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र से लेके दोस्तों ये कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों कर्नाटक से यहाँ पर जो केरल वाला जो तट है, इस केरल वाले तट को मालाबार तट के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों इधर देखिए, यहाँ पर हमारा जो नीचे तमिलनाडु से लेके दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है, इसे कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों इसको उत्तरी सरकार के नाम से, उड़ीसा और हमारा आंध्र प्रदेश है, इस तटीय क्षेत्र को हमारा उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। अभी दोस्तों फिलहाल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोस्तों, जब मैं फिजिकल डिवीजन बताऊंगा, भौतिक विभाजन बताऊंगा, भारत का 5 भौतिक प्रदेश है, जिसमें उत्तर का हिमालय, फिर हमारे हमारे इधर गंगा के मैदान आते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भाग आता है, इधर तटीय मैदान आते हैं, फिर हमारे इधर दोस्तों देखते हैं तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह आते हैं। ये जो 5 हमारे भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेशों का अच्छे से मैं एक एक भौतिक प्रदेशों का विस्तार से बताऊंगा, तब आप मेरे को यहाँ वाली जो चीजें उसको आराम से समझ सकते हो। तो ये चीजें मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा, वहां पर फिलहाल आप नाम याद रख सकते हो। तो दोस्तों इस जो टोटल हमारा कोस्टल रेंज है, उस कोस्टल रेंज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे जो गुजरात वाला तट है, उसको सम्मिलित रूप से काकरा पार तट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, काकरा पार तट के नाम से इसको जाना जाता है। जो दोस्तों लंबाई के अकॉर्डिंग सबसे लंबा जो तट है, उसका नाम आता है काकरा पार तट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर क्रीक जो क्षेत्र वाला विवाद था, उसके बारे में मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब भारत की जो सीमा रेखा है, भारत किस किस पड़ोसी देशों के साथ सीमा का निर्माण करता है, इसके बारे में जो फैक्ट है उसके बारे में मैं बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आपको 2 चीजें याद रखनी है, सबसे पहले बांग्लादेश और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसलिए दोस्तों, ये सबसे कम जो हमारा ये जो दोस्तों भारत का जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे दोस्तों फिंगर टिप जो हमारी अंगुली की जो नोक है, उतना सा जो बॉर्डर शेयर करता है, वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इस बॉर्डर की जो लंबाई है दोस्तों, वो कितनी है, 106 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है, वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। याद रखिएगा दोस्तों, चाइना के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर नहीं करता है भारत। भारत के जो पड़ोसी देश है, उसमें सीमा का निर्माण है, वो सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ करता है शेयर, वो है 4096 किलोमीटर की लंबाई का बॉर्डर शेयर करता है। चलिए मैप के जरिए और समझते हैं, इनको अच्छी तरीके से कवर करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैप के जरिए चीजों को क्लियर करते हैं और ज्यादा। यहाँ पर हमारा बांग्लादेश है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर का निर्माण करता है, जो यहाँ पर है दोस्तों काफी स्टेट बॉर्डर बनाते हैं यहाँ पर। सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों ये चाइना। 3 नंबर पर आता है दोस्तों हमारा पाकिस्तान। 4 नंबर पर आता है दोस्तों हमारा नेपाल, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में म्यांमार यहाँ पर आता है दोस्तों, म्यांमार भारत के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। 6 पर आता है दोस्तों भूटान, भूटान भी यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। और 7 पर यहाँ पे देखिए दोस्तों मैप के जरिए ये चीज देखिए, सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान शेयर करता है। वहीं सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश भारत के साथ शेयर करता है। जो दोस्तों मैक्सिमम बॉर्डर है वो बांग्लादेश है, और मिनिमम बॉर्डर जो शेयर करता है वो अफगानिस्तान के साथ भारत शेयर करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो टोटल हमारा देश है वो क्या है, भारत। श्रीलंका के साथ दोस्तों स्थल ये जलीय सीमा का निर्माण करता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर हमारा मालदीव आता है, मालदीव के साथ भी जलीय सीमा का निर्माण भारत के द्वारा किया जाता है। ये कौन सी सीमा दोस्तों, इनको जलीय सीमा का निर्माण वाला देश माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम हमारे भारत के जो भी पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं उन अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं का जो निर्माण जिस अंग्रेज अधिकारी या फिर जिस अधिकारी के द्वारा उस रेखा का निर्माण किया गया था, स्वतंत्रता से पूरे और स्वतंत्रता के बाद जो भी रेखा का निर्माण किया गया है उस रेखा को उसी अधिकारी के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों उन रेखाओं के नाम और किस देश के साथ कौन सी रेखा के नाम से जाना जाता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत और पाक के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सर सीरियल रेड क्लिफ नामक जो अधिकारी है उनके द्वारा 1947 में भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के साथ ये जो सीमा होती है पाकिस्तान, दोस्तों पहले इसे पश्चिमी पाकिस्तान और इसे दोस्तों बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसे और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है दोनों बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस बॉर्डर का निर्माण 1947 में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है दोस्तों चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस जो अधिकारी का नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, सर हेनरी मैकमोहन। क्या नाम था दोस्तों, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में इस बॉर्डर का निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों मैकमोहन रेखा के नाम से भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसको जाना जाता है। उसके बाद में हमारा अगला बॉर्डर आता है अफगानिस्तान का। इसे दोस्तों मार्टिमर हमारे जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम आता है सर मार्टिमर। तो इन अधिकारी के अंग्रेज अधिकारी के कारण दोस्तों इस रेखा को डोरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों 1896 में इस रेखा का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है भारत का जलीय सीमा किस प्रकार से होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं दोस्तों, काफी एग्जाम में सीधे यहाँ से सवाल पूछते हैं और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सवाल देखने को मिलता है। किस प्रकार से जलीय सीमा है और किस प्रकार से संलग्न क्षेत्र और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, इन सीमा को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, कौन से क्षेत्र में भारत या फिर कौन से क्षेत्र में समुद्री सीमा का जो वर्गीकरण है या फिर समुद्री सीमा का बंटवारा अलग अलग देशों में किस प्रकार से किया जाता है, वो हमारे पास में आता है। भारत का प्रादेशिक विभाजन में जलीय सीमा, संलग्न क्षेत्र और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से इसको समझा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये भारत है, इस भारत का जो ये बिल्कुल भारत की जो सीमा से टच करता हुआ जो रेखा है इसे सीमावर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों, सीमावर्ती क्षेत्र के नाम से, बेस लाइन के नाम से इसको जाना जाता है, आधार रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। क्या, आधार रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों इस आधार रेखा से इधर बाहर की तरफ हम जाएंगे और 12 नॉटिकल माइल्स, कितना, 12 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो क्षेत्र है इस कंप्लीट क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बेस एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। एक नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स जो होता है समुद्री मील्स होता है, उसका मतलब होता है दोस्तों 1.8485 दो जो किलोमीटर है उतनी दूरी होती है वो एक नॉटिकल माइल्स में होती है। तो दोस्तों ये जो 12 नॉटिकल्स है, समुद्र की जो सीमा है दोस्तों उसको जो नापा जाता है उसकी यूनिट क्या होती है, नॉटिकल्स माइल्स होती है, जिसे समुद्री सीमा या समुद्री मील्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आधार रेखा से लेके ये जो अगली रेखा है 12 नॉटिकल माइल्स, तो इस 12 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो क्षेत्र है उसे सीमावर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स से लेके आगे हम 24 नॉटिकल माइल्स, कितना दोस्तों, 24 नॉटिकल माइल्स के बीच तक हम जाएंगे
तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, संलग्न क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, संलग्न क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। 12 नॉटिकल माइल से लेके 24 नॉटिकल माइल्स के बीच में। उसके बाद में दोस्तों 24 नॉटिकल माइल से लेके ये जो सीमा, भारत की जो सीमा है समुद्र के अंतर्गत, समुद्री सीमा में 24 नॉटिकल माइल से लेके दोस्तों 200 नॉटिकल माइल्स, कितना बच्चा, 200 नॉटिकल माइल से जो दूरी है उस दूरी तक का जो क्षेत्र है उसे दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, दोस्तों क्या होता है, जैसा कि दक्षिणी चीन सागर में हमारे देश है, फिलीपींस देश हुआ, वियतनाम हुआ और दोस्तों चाइना हुआ, इस दक्षिणी चीन सागर में इन देशों के बीच में समुद्री सीमा को बंटवारा को लेके इनमें विवाद है दोस्तों। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, इंटरनेशनल हमारा जो मंच है उनके द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, जो हमारी जलीय सीमा है उसका विभाजन करने के लिए या फिर जलीय सीमा का बंटवारा करने के लिए एक गठन किया गया है संगठन का। उसके अनुसार ये डिवाइजन किया गया है कि किसी भी देश का जो 200 नॉटिकल माइल्स एरिया है उसमें उनके द्वारा जो भी उत्खनन है वो किया जा सकता है, पर्यावरण से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसका कंट्रोल रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों जो भी हमारी यहाँ से नाव गुजरेगी परिवहन से संबंधित है वो भी परमिशन है उस देश से परमिशन लेके ही गुजर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप यहाँ पर क्या अपना एक बार स्क्रीनशॉट लेके इस चीज को समझ सकते हो दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, क्लियर कर दिया मैंने पूरा स्क्रीन। यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो एरिया दोस्तों बिल्कुल इसे बेस लाइन कहते हैं, इस बेस लाइन से बाहर की तरफ जो 12 नॉटिकल माइल से उसे दोस्तों क्या बोला जाता है, सीमावर्ती क्षेत्र बोला जाता है। 12 नॉटिकल माइल से लेके 24 नॉटिकल माइल से उसे संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसके बाद में आगे 24 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों किस एरिया को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में बनते हैं। और एक नॉटिकल माइल्स जो होता है उसको दोस्तों किलोमीटर में 1.85 जो है 2 किलोमीटर के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे बीच में कुछ चैनल है, इसी के साथ 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है, आपका जो प्रथम टॉपिक था, फर्स्ट यूनिट होता है किसी भी एग्जाम का, इंट्रोडक्शन ऑफ भारत जो होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया जो होता है, वो टॉपिक आपका कंप्लीट होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम दोस्तों चैनल के बारे में समझेंगे, चैनल क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, चैनल क्या होता है। चैनल का मतलब होता है दोस्तों इस प्रकार से कोई दो लैंड पार्ट है, ये दोस्तों क्या है, ये भी भूमि पार्ट है और ये भी हमारा लैंड पार्ट है। इधर कोई जलीय सोर्स है, जलीय भाग है, और इधर भी हमारा कोई जलीय स्रोत है। इन जलीय स्रोत को मिलाने वाला जो ये तंग रास्ता है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, चैनल के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों जलीय स्रोत, जैसे कि ये हमारा जलीय स्रोत है और ये जलीय स्रोत है, इन दो जलीय स्रोतों को क्या करता है, जोड़ता है। क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। जबकि ये जो भूमि वाला पार्ट है, लैंड पार्ट है, उन लैंड पार्ट को क्या करता है, अलग करता है। तो लैंड पार्ट को अलग करता हो और जलीय स्रोत को जोड़ता हो, इस प्रकार का जो तंग रास्ता है या संकरा जो रास्ता है, उस संकरे रास्ते या संकरे मार्ग को क्या कहते हैं दोस्तों, चैनल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 10 डिग्री चैनल है, उस 10 डिग्री चैनल के बारे में हम बात करते हैं। 10 डिग्री चैनल किसे कहा जाता है, मैप के जरिए समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इजी रहे अपना समझना। चलिए 10 डिग्री चैनल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा इस चीज को। ये जो हमारा अंडमान और निकोबार है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, इस चैनल को क्या कहा जाता है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल के नाम से इसको जाना जाता है। ये देखिएगा दोस्तों 10 डिग्री है, इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये है दोस्तों अंडमान, और ये जो नीचे वाला क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, निकोबार द्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 10 डिग्री इसको कहा जाता है। उसके बाद में 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री को समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर 9 डिग्री जो चैनल है, मिनिकाय, जो मिनिकाय है उसको लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। उस द्वीप जो चैनल है उसको क्या बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ये है 9 डिग्री चैनल। ये कितना डिग्री है, 9 डिग्री चैनल है। जो दोस्तों लक्षद्वीप को, ये जो मिनिकाय है, इस मिनिकाय से इस जो लक्षद्वीप है, मुख्य लक्षद्वीप है, इसको अलग करता है और इसे क्या कहा जाता है, 9 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीधा आपको डिग्री देके पूछा जा सकता है कि 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है दोस्तों। इस प्रकार से 8 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है, यहाँ से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 9 डिग्री है,
वो लक्षद्वीप है उसको मिनिकॉय से अलग करता है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल को समझिएगा दोस्तों। 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को, हमारा लक्षद्वीप वाला जो पार्ट है मिनिकॉय को दोस्तों, ये जो मालदीव है उससे अलग करता है। इसको क्या बोला जाता है? 8 डिग्री चैनल के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा लक्षद्वीप वाला जो मिनिकॉय वाला पार्ट है वो मिनिकॉय वाला है। वही दोस्तों ये है वो है मालदीव। इसके बीच में जो रेखा है अक्षांशीय रेखा है 8 डिग्री, जो उत्तरी अक्षांश है उसे क्या कहा जाता है? हमें 8 डिग्री चैनल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट 3 जो चैनल थे। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट हमारे अन्य जो प्रमुख चैनल है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, मैप यहाँ पर नहीं है, ऐसे ही मैं बना दूंगा। यहाँ पर कोको स्ट्रेट आता है, जो कोको द्वीप, ये जो कोको द्वीप है दोस्तों ये हमारा म्यांमार का द्वीप है। उसी के साथ जो लैंडफॉल द्वीप है ये जो दोस्तों हमारा अंडमान का द्वीप है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारा कोको द्वीप आता है और नीचे आता है अंडमान का उत्तरी भाग लैंडफॉल। इनके बीच का जो स्ट्रेट है इस स्ट्रेट को कोको स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसे कोको स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों हमारा एक प्यारा चैनल आता है ग्रांड चैनल। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे जो निकोबार द्वीप समूह है, इस निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है वो आता है ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार को दोस्तों इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा के ये जो पार्ट है इंडोनेशिया, इस इंडोनेशिया को अलग करने वाला जो चैनल है उस चैनल को ग्रांड चैनल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो प्रारंभिक इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन होता है इंडिया की ज्योग्राफी का, उसके जो 3 लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट जो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन है वो कवर करवा दिया। कल के सेशन में दोस्तों मैं आपका एक नया टॉपिक है वो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। तैयार रहिएगा दोस्तों, जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कौन कौन एग्री है। कल 9 बजे 9 PM पर तैयार रहिएगा दोस्तों। हम जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल के जो भौतिक डिवीजन है, भौतिक क्लासिफिकेशन है या फिर फिजियो ज्योग्राफिकल डिवीजन है उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के पार्ट को आप नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए गए और उसके बाद में याद कर लीजिए दोस्तों। इसके जो सवाल है आपको टेलीग्राम पर या फिर मैं जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से दोस्तों, हमारा कम्युनिटी टैब है उसके माध्यम से आपको जो सवाल बनते हैं इंपोर्टेंट वो सवाल में पोल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करवा दूंगा। उसके अलावा दोस्तों कल की जो क्लास है उसके लिए तैयार रहिएगा। कल 12 बजे हमारी क्लास होने वाली है अनअकैडमी पर। वहां पर दोस्तों हम कल्चर के जो पार्ट है उसमें हमारे जो फोर्ट है उस फोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारी दोस्तों हवेली है उस हवेलियों को भी हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। इसकी जो दोस्तों हम कंप्लीट PDF है, मेरे जितने भी नोट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हो। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो, इस नाम से आपको मेरी प्रोफाइल नजर आएगी। और दोस्तों अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरे रेफरल कोड है आप उसको यूज कर सकते हो, जहां से आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों फायदा क्या होगा आपको मेरे साथ जुड़ने का? पर्सनल गाइडेंस मिलेगा कंप्लीट दोस्तों। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको पर्सनल गाइडेंस, बिल्कुल डाउट क्लियरिंग में सहयोग मिलेगा। प्रॉपर जो सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। PDF नोट्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अप्रोच और अनलिमिटेड एक्सेस के माध्यम से दोस्तों जब तक आपका टॉपिक है कवर नहीं हो जाता तब तक आपको क्या है मदद दी जाएगी, सहयोग किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निर्वाह की जाएगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ हंसते रहिए, खेलते रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों। धन्यवाद, गुड नाइट। इसी के साथ कल मिलते हैं 12 बजे वापस अपनी अगली क्लास में।